हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हमने नागर शैली और नागर शैली की उप शैलियों पर डिस्कशन किया था। मंदिर स्थापत्य कला में भारत में मुख्य रूप से 3 शैलियां हैं। पहली जो आपने पढ़ी नागर शैली, जो कि उत्तर भारत में हिमालय से लेकर के विंध्य रेंज के बीच में, जिसमें खास करके उड़ीसा, गुजरात, मध्य प्रदेश का क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, कश्मीर, ये सारे क्षेत्र जो हैं आते हैं। यहाँ पर जो प्राचीन काल के मंदिर बने हुए हैं वो सब नागर शैली में बने हुए हैं। इसके बाद में विंध्य रेंज से लेकर के कृष्णा नदी तक एक क्षेत्र जो बीच का पड़ता है, उसमें बेसर शैली पाई जाती है। बेसर शैली क्या है? इसमें 2 शैलियों का मिश्रण है, नागर और द्रविड़। कृष्णा नदी के बाद में दक्षिण में जो भारत है, उसमें जो मंदिर निर्माण की स्थापत्य के क्षेत्र में जो कला विकसित हुई, उसे द्रविड़ शैली कहा जाता है। तो उत्तर की नागर शैली और दक्षिण की द्रविड़ शैली का एक मिला जुला रूप है बेसर शैली, जो बीच में विंध्य और कृष्णा नदी के बीच में मंदिर पाए जाते हैं उसके। तो उस पर हम आगे नेक्स्ट चर्चा करेंगे और द्रविड़ शैली पर भी हम अलग से क्लास लेंगे। लेकिन दक्षिण भारत के मंदिरों के निर्माण की कला को समझने से पहले हम एक क्लास इस पे करेंगे कि दक्षिण में मंदिरों के निर्माण का विकास कैसे हुआ। आज के हमारी क्लास का यही टॉपिक है कि दक्षिण भारत में जो मंदिर आर्किटेक्चर है उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ। दक्षिण भारत के जब हम मंदिरों को देखते हैं तो सैकड़ों की संख्या में बहुत प्रकार के मंदिर आपको दिखाई पड़ते हैं, जो बहुत भव्य हैं और विश्व प्रसिद्ध हैं। इसमें विशेष करके द्रविड़ शैली के मंदिर जो हैं वो बहुत फेमस हैं, और द्रविड़ शैली से ही कुछ अन्य शैलियाँ हैं, जैसे कि नायक शैली। नायक शैली का एक बहुत फेमस मंदिर है मदुरई में, मीनाक्षी टेम्पल, बहुत ही फेमस है, विश्व प्रसिद्ध है। और विजयनगर शैली, इन पे भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखें कि दक्षिण में मंदिर कैसे बनना प्रारंभ हुए। दक्षिण में जो मंदिर हैं वो पल्लव शासक जो थे, पल्लव शासकों ने ही जो है दक्षिण में मंदिरों के निर्माण की कला को प्रारंभ किया। और मुख्य रूप से हम नाम लेंगे जिन शासक का, वो हैं महेंद्र वर्मन। ये इम्पॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। महेंद्र वर्मन के शासनकाल में, इनके संरक्षण में ही दक्षिण में मंदिरों की स्थापत्य कला का विकास प्रारंभ हुआ था। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है। महेंद्र वर्मन ये पल्लव शासक हैं। तो पल्लवों के समय में जो मंदिरों के विकास का क्रम देखा गया, बाद में पल्लव के बाद में चोल शासक आए। चोल शासकों ने इस पल्लव काल की जो स्थापत्य कला थी उसको आगे बढ़ाया और इसमें बहुत से परिवर्तन करके बिल्कुल एक नई यूनिक मंदिर की स्टाइल डेवलप की, जिसको द्रविड़ स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर कहा जाता है, यानी द्रविड़ शैली। तो द्रविड़ शैली बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिस पे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन वो द्रविड़ शैली अचानक से नहीं आई थी, चोल शासकों ने उसको डेवलप किया, लेकिन उसके पहले पल्लव शासकों ने उसका प्रारंभिक जो दौर है उसको विकसित किया था। तो वही हम आज पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो पल्लव शासकों में महेंद्र वर्मन, और 4 चरण इसके माने गए हैं कि ये मंदिर स्थापत्य कला दक्षिण में 4 चरणों में डेवलप हुई। पहला जो चरण है, प्रथम चरण, वो महेंद्र वर्मन समूह माना जाता है, यानी महेंद्र वर्मन शासक जो थे उन्हीं के समय हुआ डेवलप। शुरुआत में हमने आपको बताया था कि मंदिर 2 प्रकार के बनते हैं संरचना की दृष्टि से, निर्माण के तकनीक की दृष्टि से। एक मंदिर होता है जो पर्वत को काट करके, तराश करके पूरा का पूरा मंदिर उसमें से निकाला जाता है। उसमें पत्थरों ईंटों को जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो रॉक कट टेम्पल कहलाते हैं। तो शुरुआत ऐसे ही मंदिरों से हुई थी। शुरुआत में मंदिर जो है दक्षिण के वो रॉक कट होते थे, पर्वत को, चट्टान को काट करके, तराश करके पूरे के पूरे एक ही चट्टान से मंदिर निकाला जाता था। तो जो प्रथम चरण है महेंद्र वर्मन समूह, यानी महेंद्र वर्मन के समय का, उसमें रॉक कट जो टेम्पल हैं वो बनते थे। चट्टानों को काट करके मंदिर का निर्माण किया जाता था। और सबसे विशेष बात है कि इस मंदिर को उस समय मंडप कहा जाता था। अब यहाँ पर एक भ्रम की स्थिति आएगी। पिछली क्लासेस में नागर शैली जब पढ़ रहे थे आप, तो आपने मंडप शब्द सुना था। तो आपने देखा था कि मंदिर का जो गर्भगृह होता है, जिसमें मुख्य देवता होते हैं, उस गर्भगृह के बाहर एक सभा कक्ष होता है,
उस सभा कक्ष को मंडप कहा जाता है नागर शैली में। यहाँ पर जो मंडप शब्द है, महेंद्र वर्मन के समय में मंडप शब्द मंदिर के लिए प्रयोग किया जाता था, यानी कि मंदिर को ही मंडप कहा जाता था। और हमने आगे लिख भी दिया है कि नागर शैली में जो आप पढ़ रहे थे उसमें गर्भगृह के आगे बने हुए कक्ष को मंडप कहते हैं। तो कभी आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि दक्षिण भारत में महेंद्र वर्मन के समय में मंडप क्या होता था, तो उसमें मंडप मंदिर होता था। दूसरा जो चरण है, पहले चरण में तो यही है, सिर्फ रॉक का टेम्पल बने, चट्टानों को काट करके ही मंदिर बनाए गए। अभी संरचनात्मक मंदिर नहीं बने हैं, यानी कि एक एक ईंट एक एक पत्थर जोड़ करके दीवारें बना करके छत डाल करके उस टाइप के मंदिर नहीं बन रहे थे शुरुआत में। दूसरा जो एक इम्पॉर्टेंट चरण है, ये तो हो गया प्रारंभ, इन्हीं के समय में प्रारंभ हुआ। दूसरा है नरसिंह समूह, ये दूसरे शासक हैं आगे, तो इनके समय में जो परिवर्तन हुए वो दूसरा चरण कहा जाता है। इसमें देखिए रॉक कट टेम्पल तो बनते ही रहे, साथ ही साथ में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मूर्ति कला के द्वारा मंदिरों को सजाया जाने लगा, मूर्तियाँ बहुत सी लगाई जाने लगी। और एक जो सबसे बड़ा परिवर्तन देखने को आपको मिलता है द्वितीय चरण में, वो है रथ टेम्पल, रथ मंदिरों का निर्माण, रथ जैसे मंदिर बनाए जाते थे। देखिए दक्षिण में ये रथ जो टेम्पल हैं ये प्रतीक हैं उस परंपरा का जिसमें देवी देवताओं को रथ पे बिठा करके उनकी शोभा यात्रा निकाली जाती है। तो उसी को एक बृहद पैमाने पर आर्किटेक्चर का रूप दिया नरसिंह के समय में, यानी कि एक रथ जैसा मंदिर का निर्माण करने की जो परंपरा है वो शुरुआत की। और इसके पीछे यही कारण था कि शोभा यात्रा बनाना, यानी देवता को रथ पे बिठा करके भ्रमण कराना। तो उसी को प्रतीक के रूप में बड़े बड़े टेम्पल्स बनाए गए जिनको रथ मंदिर कहा जाता है। और ये दूसरे चरण में बनना शुरू हुए। और उदाहरण अगर देखना चाहते हैं तो महाबलीपुरम के रथ मंदिर आप देख सकते हैं, वहाँ पर 8 रथ मंदिर हैं जिनको आप नरसिंह वर्मन के समय का जो है आप उदाहरण मानते हैं। तो ये 8 रथ मंदिर जो हैं वो कौन कौन से हैं? 8 हैं संख्या में महाबलीपुरम में। इसमें देखिए धर्मराज पांडव आप जानते हो, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, पांडव, तो इनको पांडव रथ भी कहा जाता है क्योंकि पांडवों के नाम पर, और द्रौपदी रथ भी है इसमें, पांडवों के नाम पर इनके नाम रखे गए हैं, इसीलिए इनको पांडव रथ भी कहा जाता है। 5 रथों का समूह है वो। हालांकि ये 8 रथ हैं, इसमें कुछ और भी रथ हैं, लेकिन वो जो पांडवों के नाम पे हैं उनको पांडव रथ कहा जाता है। हालांकि ये बात अलग है कि इनका पांडवों से कोई मतलब नहीं है, वो वहाँ के देवताओं के मंदिर हैं, बस उनके नाम जो हैं वो पांडवों के नाम पर रखे गए हैं। तो कौन कौन से मंदिर हैं? इसमें सबसे बड़ा जो मंदिर है वो धर्मराज रथ है। धर्मराज यानी युधिष्ठिर, धर्मराज रथ है। फिर भीम रथ, अर्जुन रथ, नकुल सहदेव रथ, एक है गणेश रथ, पिंडारी रथ, वलयम कुट्टे रथ और द्रौपदी रथ। द्रौपदी रथ जो है 1 मंजिला और सबसे छोटा रथ है। तो द्रौपदी रथ को छोड़ करके ये जो 7 रथ बचते हैं इनको सप्त पैगोडा कहा जाता है, सप्त पैगोडा, और बाकी टोटल 8 रथ का समूह है। ये जो है महाबलीपुरम के रथ मंदिर कहे जाते हैं। और ये रथ मंदिर जो हैं वो पल्लव शासक नरसिंह के समय में उनके संरक्षण में इनका निर्माण शुरू किया गया था, बनाया गया था। तो इस प्रकार से 2 चरण हमने देखे। पहले चरण में रॉक कट टेम्पल बनना शुरू हुआ, दूसरे चरण में उनको रथ मंदिरों में विभाजित किया गया। अब आता है तीसरा चरण। तीसरा चरण जो है वो राज सिंह शैली के नाम से जाना जाता है, यानी राज सिंह शासक के समय में उनके संरक्षण में ये डेवलपमेंट शुरू हुआ होगा। इसमें क्या हुआ, अब संरचनात्मक मंदिरों का बनना प्रारंभ हुआ, स्ट्रक्चरल आर्किटेक्चर आया। ये क्या होता है, इसमें किसी चट्टान या पत्थर को तराश करके मंदिर नहीं बनता है, बल्कि पत्थरों को जोड़ करके, ईंटों को जोड़ करके दीवारें बनाई जाती हैं, चबूतरे बनाए जाते हैं, छतें बनाई जाती हैं, मीनारे, गुंबद, विमान, सब चीज़ जोड़ जोड़ करके तैयार किया जाता है। जो आजकल निर्माण का सबसे लोकप्रिय तरीका है, जो आप घर वगैरह बनाते हो, इसमें छोटे छोटे ईंटों पत्थरों को जोड़ करके घर बनाया जाता है। इसको कहते हैं संरचनात्मक स्थापत्य। तो मंदिरों का जो संरचनात्मक निर्माण है, जिनमें पत्थर, ईंट आदि से इनको जोड़ के बनाया जाता था, ये तीसरे चरण में प्रारंभ हुआ। इसके अगर उदाहरण आप देखेंगे तो महाबलीपुरम के समुद्र तटीय मंदिर
ये सब आप गूगल पे सर्च करके देखिएगा, इनके इमेजेस देखिएगा जो भी हमने एग्जाम्पल्स दिए हैं। तो ये रथ के तरीके से बने हुए हैं। और जब आप ये देखोगे महाबलीपुरम के जो है सी कोस्ट पे बने हुए टेम्पल, तो ये आपको पत्थरों को जोड़ करके बनाए गए हुए दिखेंगे। इसमें और उदाहरण है कांचीपुरम का कैलाशनाथ मंदिर, सर्च करके देखिएगा, और बैकुंठ पेरुमल मंदिर, ये सब दक्षिण के मंदिर हैं और ये स्ट्रक्चरल फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर है, यानी संरचनात्मक मंदिर के उदाहरण हैं जो तीसरे चरण में बनना शुरू हुए थे। आगे बात करते हैं चौथा चरण है जो नंदीवर्मन शैली के नाम से जाना जाता है। नंदीवर्मन के समय में इसको अपराजित वर्मन शैली भी कहा जाता है। इसमें क्या हुआ, ये जो पल्लव के काल में जो चल रही थी आर्ट, उसका और डेवलपमेंट हुआ, यानी संरचनात्मक मंदिर जो है वो और ज़्यादा विकसित बनने लगे और ये लगभग द्रविड़ शैली जैसे होते हैं। आगे की क्लास में जब हम द्रविड़ शैली को पढ़ेंगे तो आप देखोगे कि द्रविड़ शैली के मंदिर किस तरीके से होते हैं। वो शैली अपने प्राथमिक रूप में यहाँ पर दिखने लगी थी। ये जो नंदीवर्मन के समय के मंदिर हैं, हालांकि ये आकार में छोटे हैं। आज के द्रविड़ शैली के जो बड़े बड़े मंदिर हैं, जैसे बृहदेश्वर मंदिर, मीनाक्षी टेम्पल, उन जैसे नहीं हैं, उनसे छोटे हैं, लेकिन लगभग संरचना उनकी उसी प्रकार की है। तो ये चौथे चरण में डेवलपमेंट हुआ और यही पल्लवकालीन जो मंदिर बनाने की कला है, इसको आगे चोल शासकों ने बढ़ाया। आगे चोल शासक आए और उन्होंने इस टेम्पल आर्किटेक्चर को और ज़्यादा बड़े पैमाने पर डेवलप किया। और दक्षिण भारत में अगर मंदिरों के निर्माण की बात करें तो बहुत से मंदिर चोल शासकों ने बनवाए, इसलिए द्रविड़ शैली को चोल शैली भी कहा जाता है। इसी पल्लव शैली को आगे डेवलप करके चोल शासकों ने एक बिल्कुल नई शैली को जन्म दिया, जिसको नाम दिया जाता है द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली के मंदिर आप पढ़ेंगे अगली क्लास में, कैसे होते हैं, क्या उनकी विशेषताएं होती हैं। द्रविड़ शैली से ही नागर शैली की विशेषताओं को मिला करके विंध्य और कृष्णा नदी के बीच में शासकों ने एक नई शैली को जन्म दिया, जिसको बेसर शैली कहा जाता है। यानी कि जो द्रविड़ शैली थी उसी से आगे बेसर शैली का जन्म हुआ। बेसर शैली एक्चुअल में द्रविड़ शैली के लक्षण और नागर शैली के लक्षणों का मिश्रित रूप है। जब आप पढ़ेंगे उसे तो देखेंगे। और द्रविड़ शैली से ही दो और शैलियाँ डेवलप हुई, जिनमें नायक शैली और विजयनगर शैली, इसको भी आप डिटेल में पढ़ेंगे। नायक शैली में मदुरई का मीनाक्षी टेम्पल एक बहुत परफेक्ट एग्जाम्पल है नायक शैली का। तो इस तरीके से दक्षिण में मंदिरों का निर्माण प्रारंभ हुआ था। अब इस क्लास को हम ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, क्योंकि एक फ्रेश क्लास हम लेके आएंगे जिसमें हम पल्लवकालीन जो मंदिर निर्माण की शैली थी उसको चोल शासकों ने किस प्रकार से एक नई शैली, जिसको द्रविड़ शैली कहते हैं, उसमें डेवलप किया। और द्रविड़ शैली जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। उसके क्या लक्षण हैं, कौन कौन से टेम्पल्स उसके एग्जाम्पल्स हैं, तो उन सब पे हम बात करेंगे अगले क्लास में। तो मिलते हैं एक और बेहतर क्लास के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।